the bell icon on the YouTube app and never miss another. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग क्लास। तो स्टूडेंट हम पढ़ रहे थे 10th क्लास और सब्जेक्ट आपको पता है प्रदीप सर आपको क्या पढ़ाते हैं 10th क्लास की साइंस, ठीक है। और जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो था चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट, ठीक है। लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास जो थी जिसमें हमने क्या देखा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक समीकरण क्या होती है, दोनों अलग अलग है। रासायनिक अभिक्रिया अलग है और रासायनिक समीकरण अलग है, ठीक है। रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है ये हमने लास्ट क्लास के अंदर सीख लिया था। हालांकि हमने एक एग्जाम्पल किया था, बाकी एक दो तीन एग्जाम्पल हम अभी कर लेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित और कैसे किया जाता है। एक ही लाइन के अंदर मैं आपको सिखा दूंगा कि रासायनिक अभिक्रिया को जल्दी से जल्दी कैसे संतुलित करना है, ठीक है। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करोगे तभी आपको एग्जामिनर नंबर देगा। यदि आपने रासायनिक अभिक्रिया को अधूरा छोड़ दिया है, संतुलित नहीं किया है यानी बैलेंस नहीं किया है, तो आपका आधा नंबर जरूर काट लेगा। तो आपको हर इक्वेशन को जो भी आप लिख रहे हैं उसको बैलेंस करके ही लिखना है, ठीक है। तो हमारा रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए। हम एग्जाम्पल लेते हैं H2 प्लस O2, क्या बना H2O, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन कितना हो गया 1, यानी ये इक्वेशन क्या है अनबैलेंस है, यानी ये इक्वेशन क्या है असंतुलित है। इसको संतुलित करना है, ठीक है। तो हमने बताया था कि सबसे पहले क्या करना है, कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो तत्व है उसको संतुलित करना है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो तत्व उपस्थित है उसको संतुलित करना है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, कितना है बच्चों ऑक्सीजन 2 है। तो मैंने क्या किया इस इक्वेशन को बड़ा लिख दिया H2 प्लस O2 और H2O। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, अब यहाँ 1 है, तो मैं 2 को ऑक्सीजन को यहाँ कितना बनाना है 2 बनाना है, तो 1 को किससे गुणा करूं तो 2 बन जाए। तो 1 को मैं किससे करूंगा 2 से गुणा करूंगा तो कितना बनेगा 2, तो मेरे पास कितना होगा 2H2O, यानी मेरे पास क्या हुआ ऑक्सीजन 2 हो गई, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन तो संतुलित हो गई, यहाँ पर 2 यहाँ पर भी 2, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर 2 दूनी कितने हुए 4 है, लेकिन यहाँ पर कितनी है 2 है, तो 2 के आगे क्या लगा दीजिए 2, यानी 2 दूनी 4। अब आप देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन 2, यहाँ पर कितना है हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन कितनी 2, यानी हमारे पास इक्वेशन क्या होगी बैलेंस होगी। इस प्रकार आपको इक्वेशन को क्या करना है बैलेंस करना है, फास्ट टू फास्ट, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, वो आप देखिए। दूसरा एग्जांपल आप ले लीजिए Mg प्लस O2, क्या बना MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए मैग्नीशियम आपके पास 1 परमाणु, ऑक्सीजन आपके पास 2 परमाणु, यहाँ मैग्नीशियम 1 परमाणु, ऑक्सीजन यहाँ पर 1, यानी क्या है ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो रही है, यानी ऑक्सीजन के एटम की संख्या में क्या हुई कमी है। तो यह अभिक्रिया क्या है अनबैलेंस है, इसको क्या करना पड़ेगा बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या बताया आपको कि कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो तत्व हैं उनमें से कोई सा भी आप पहले संतुलित कर लीजिए, ठीक है। अब आप देखिए सबसे ज्यादा परमाणु किसके हैं ऑक्सीजन के, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन परमाणु है, यहाँ 1 है, मुझे 2 करना है तो मैं इसके आगे 2 लगा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ दोबारा लिख देते हैं, इसके आगे मैंने क्या कर दिया यहाँ पर 2 लगा दिया, यानी 2MgO, मैग्नीशियम कितना होगा सॉरी ऑक्सीजन कितना आपके पास 2 हो गया। अब आप देखिए मैग्नीशियम 1 है और इधर कितना है 2, तो यहाँ पर कितना करना है 2, तो मैं किससे गुणा करूं 2 से गुणा कर दूंगा, तो 2Mg प्लस O2 प्राइस ऑफ MgO। अब देखिए यहाँ मैग्नीशियम 2 तो यहाँ भी 2, यहाँ ऑक्सीजन 2 तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2। इस प्रकार से आपको इक्वेशन को बैलेंस करना है, ठीक है। अगला एग्जांपल आप ले लीजिए N2 प्लस H2, यहाँ पर NH3, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं अमोनिया, NH3 है, यहाँ पे क्या है ये NH3, ठीक है। तो आप देखिए क्या बोला था कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो भी तत्व है उसको संतुलित करना है, तो हाइड्रोजन को पहले नहीं करना, ठीक है। सबसे पहले किसको करेंगे नाइट्रोजन को। अब यहाँ देखिए नाइट्रोजन 2 है, तो मैंने क्या कर दिया इसके आगे 2 लगाकर देखा, ठीक है। 2 लगाकर देखा तो क्या हुआ नाइट्रोजन तो 2 हो गई, लेकिन हाइड्रोजन कितने हुए 6, तो मुझे हाइड्रोजन 6 करने तो मैं किससे गुणा करूं 3 से, यानी 3 दूनी 6। इस प्रकार फास्ट टू फास्ट इक्वेशन को क्या करना है
बैलेंस करना आपको आना चाहिए। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, वो आप देखिए। आपके पास अगला एग्जांपल मान लीजिए H2 प्लस Cl2, क्या बना HCl। ठीक है, अब आप देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ पर एक एक हो गया। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, इसके आगे 2 लगा दूं। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन हो गई और 2 क्लोरीन हो गई, यानी बैलेंस हो गई हमारी इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको इस तरीके से बैलेंस करना आना चाहिए। यदि इस तरीके से बैलेंस करना आ गई तो मैं बोल रहा हूँ आपके जो एग्जाम है, एग्जाम में हर इक्वेशन को आप जल्दी जल्दी बैलेंस कर लेंगे। वरना क्या होगा, आप पीछे जाकर बड़ा मेथड यूज कर रहे हैं, वही टाइम आपका बेकार होगा। तो आपको क्या करना है, अभी जो हमने एग्जाम्पल पहले जो एग्जाम्पल किया था उसको भी हम एक बार देख लेते हैं, जो हमने लॉन्ग मेथड से किया था। ठीक है, तो स्टूडेंट ये वही इक्वेशन है जो हमने लास्ट क्लास के अंदर लॉन्ग मेथड से बैलेंस की। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए। आपने क्या देखा, C3H8 जिसका नाम है प्रोपेन। क्या नाम है इसका, प्रोपेन। ये हम कहाँ पढ़ेंगे, जब हम कार्बन उसके यौगिक पढ़ेंगे तब मैं आपको इसका नाम कैसे बनाते हैं वो मैं आपको वहां पे समझा दूंगा। ठीक है, प्रोपेन जब ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है तो CO2 प्लस H2O बना रहा है। ठीक है, हमारे पास वही सिद्धांत, कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो परमाणु है सबसे पहले उसको संतुलित कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ दिया तो क्या बचा, ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है आपके पास, ऑक्सीजन आपके पास 2 है। ठीक है, और यहाँ पर 2 और कितना है यहाँ पर 1, यानी कितना हुआ 3। ठीक है, यानी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा हमें। तो हमने क्या किया, आप देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 1 है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूं, इसके साथ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को भी बैलेंस करके देखता हूं। ठीक है, कि हमारे पास हाइड्रोजन 8 है तो मैंने क्या किया, इसके आगे 4 लगा दिया। इसके आगे क्या लगा दिया, 4 लगा दिया। ठीक है, जस्ट सपोज हमने क्या किया, 4 लगा दिया। ठीक है, 4 लगाकर देखा। ठीक है, तो जब 4 लगा के देखा तो हमारे पास हाइड्रोजन 8 होगी, यानी हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन को भी साथ में बैलेंस कर रहे हैं, तो ये 4 तो ऑक्सीजन और ये 2 कितनी हुई, 8। कितनी ऑक्सीजन हुई, 8, सॉरी 4 और 2 कितनी हुई, 6। ठीक है, 4 और 2 कितनी हुई, 6। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर क्या लगा दिया, 3 लगा के देखा। कि हमने क्या किया, यहाँ पर 3 लगा के देखा, तो यहाँ पर 3 करके देख लिया। ठीक है, तो अभी देखो 3 दूनी 6 और ये हमारे पास 2 और 4 6, यानी हमारे पास अभी तक तो हमने जैसे संतुलित किया वैसे हो रहा है। ठीक, इसके बाद देखिए हमारे पास कौन बचा, कार्बन। ठीक है, अब कार्बन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना है, 3 है, तो यहाँ पर कितना है, 1 है। तो हमें यहाँ पर 3 बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, इसके आगे 3 लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने 3 लगा दिया। अब आप फिर से देखिए कि कार्बन बैलेंस हो गया, 3 कार्बन, हाइड्रोजन 4 दूनी 8, यानी हाइड्रोजन बैलेंस है। इसके बाद रह गया ऑक्सीजन, यहाँ 3 दूनी 6, हमने 3 लगाकर देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 और 4 कितना हुआ, 10, यानी इधर कितना है, 10 है, इधर कितना है, 10 और इधर कितना है, 6। तो मैं क्या करूं, इसके आगे यदि 5 लगा दूं तो 5 दूनी कितना हुआ, 10, और यहाँ पर 6 और 4 कितना हुआ, 10। यानी इस प्रकार से क्या है, इक्वेशन जब तक बैलेंस नहीं होती एक एक परमाणु, तब तक हमें नंबर आगे लगाकर चेक करना होगा। ठीक है, ये होता है हिट एंड ट्रायल विधि, यानी अनुमान विधि। इस प्रकार से किसी भी रासायनिक समीकरण को क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। ठीक है, यदि समझ में नहीं आया है तो फिर भी एक बार आप इसको दोबारा देख लीजिए कि हमने क्या किया, एक बार फिर से समझ लीजिए, क्योंकि ये जो विधि है थोड़ी है ऐसी, लेकिन समझ में आ गई तो आप हर इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे। ठीक है, आपको कुछ नहीं आता, आपको सिर्फ एक चीज आती है, कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के अन्य जो परमाणु है उसको बैलेंस करना है। या ऐसा सोच लीजिए जो सबसे अधिक परमाणु है उसको बैलेंस कर दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो हमारे पास देखिए कि सबसे अधिक परमाणु लेकर देखिए कि सबसे अधिक परमाणु हमारे पास हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन सबसे अधिक परमाणु है, तो यहाँ पर 8 है। तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूं, 4 लगा दूं, यानी 4 दूनी कितने हुए, 8, 4 दूनी कितने हुए, 8। ठीक है, यानी हमारे पास हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब हमारे पास कार्बन कितना है, 3 है, तो यहाँ पर कार्बन 3, तो मैं इसके आगे क्या लगा दूं, 3, तो यहाँ पर कितना हुआ, कार्बन 3। अब बचा कौन, ओनली ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आप देखिए, यानी 3 दूनी 6 और 4 10, तो 2 को किससे गुणा करूं कि 10 हो जाए, यानी 2 को किससे गुणा कर दूं, 5 से, कितना हो जाएगा, 10। यानी इस प्रकार से भी आप बैलेंस
कर सकते हैं, यानी वो एक कार्बन और हाइड्रोजन संतुलित बाद में करना है, वो अपनी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है ना। इसको पहले भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड यही है कि सबसे अधिक परमाणु जिस तत्व के हैं उसको आप सबसे पहले बैलेंस कर दीजिए, ताकि आपको बाद में जाके प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया व रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, मैंने आपको बता दिया कि किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना, ठीक है, किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, और उस रासायनिक परिवर्तन को प्रतीकों व सूत्र के माध्यम से लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। यह मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर समझा दिया था, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करना सीख लिया है, ठीक है। यदि फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, सर हाँ मुझे प्रॉब्लम है इस टॉपिक में। मैं आपको लास्ट क्लास, अगली क्लास जो होगी जिसमें लास्ट के 5 मिनट में आपको टॉपिक फिर से रिवीजन कर दूंगा, ठीक है। अब आज देखिए, जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो रासायनिक अभिक्रिया के चरण चल रहा था, ठीक है, जिसमें हमने अनुमान विधि से रासायनिक समीकरण को कैसे बैलेंस किया जाता है ये सीख लिया था, ठीक है। हमने 5 पॉइंट पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया के चरण में। वो हमारा पहला पॉइंट जो था वो आप देखिए कि क्रियाकारक से उत्पाद की ओर तीर का निशान लगाते हैं, यह हमारा पहला पॉइंट था चरण में। दूसरा हमारे पास था 2 या 2 से अधिक क्रियाकारक एवं उत्पाद हो तो उनके बीच में कौन सा चिन्ह लगाते हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया का द्रव्यमान हमेशा क्या होता है, संरक्षित रहता है, ठीक है। न तो द्रव्यमान में कमी होती है, न द्रव्यमान में क्या होता है, ह्रास होता है। ये हमने यानी द्रव्यमान संरक्षण रहता है, हमने तीसरा पॉइंट लिख दिया, यानी द्रव्यमान संरक्षण रहता है। चौथा पॉइंट यानी रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के बाद आप देखिए द्रव्यमान संरक्षित नहीं है, यानी परमाणु क्या है, अनबैलेंस है। रासायनिक अभिक्रिया परमाणु क्या है, अनबैलेंस है, तो उनको क्या जाता है, बैलेंस यानी संतुलित किया जाता है। क्या किया जाता है, उनको संतुलित किया जाता है, और संतुलित करने के लिए हिट एंड ट्रायल विधि का यूज किया जाता है। हिट एंड ट्रायल विधि का यूज किया जाता है, जिसे हिंदी में अनुमान विधि बोला जाता है। और अनुमान विधि में सबसे पहला पॉइंट आपको लिखाया था 5वां नंबर, वो ये लिखाया था कि कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के अन्य सभी परमाणु को संतुलित किया जाता है, उसके बाद बाकी परमाणु को संतुलित किया जाता है, ठीक है। लेकिन आप किसी परमाणु को संतुलित करके देखिए, इक्वेशन संतुलित हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास 5वां पॉइंट था कि कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के अन्य परमाणु को संतुलित करना है, ठीक है। और जो हमारा छठा पॉइंट है वो आपको नोट करना है। छठा पॉइंट हमारा ये था कि हमें हर एक परमाणु या तत्व की क्या लिखनी है, अवस्था लिखनी है। जैसे हमारे पास है H2 + O2 इक्वेशन, और क्या बना, H2O, ठीक है। तो हमारे पास ये हाइड्रोजन गैस है, ये भी गैस है, और ये क्या है, लिक्विड है। तो हमने क्या लिखी, इनकी अवस्था लिख दी। ये हमारा क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया के चरण में छठा पॉइंट हुआ। 7वां पॉइंट हमारे पास लिखा है कि यदि परमाणु जलीय विलयन के रूप में उपस्थित है तो हमें क्या लिखना है, एक्वस लिखना है, ठीक है। जैसे हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसमें क्या है, जल का अणु उपस्थित है, तो ये क्या हुआ, एक्वस अवस्था यानी जलीय विलयन के रूप में। एक्वस मतलब क्या होता है, ये जलीय विलयन के रूप में उपस्थित है, ठीक है। 8वां हमारे पास जो पॉइंट है, यदि अभिक्रिया उत्क्रमणी है तो चिन्ह कौन सा लगाते हैं, ये वाला, यानी अभिक्रिया आगे दिशा में भी जा रही है और पीछे दिशा में जा रही है। हमने बता रखा है आपको उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, यानी क्रियाकारक से उत्पाद बन गया और उत्पाद से वापस क्रियाकारक, यानी कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 9वां पॉइंट है, यदि किसी अभिक्रिया को कंप्लीट होने के लिए कुछ दाब देना पड़ रहा है, कुछ ताप देना पड़ रहा है, तो वो अभिक्रिया का जो ताप और दाब है वो तीर के निशान के साथ, मान लो यहाँ आप लिखा 100 ATM दाब और 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, ठीक है। ये हमने अभिक्रिया के तीर के ऊपर लिखना होता है, ठीक है। इस प्रकार हम लिख देते हैं, ठीक है। बाकी जो पॉइंट है वो हम देखते हैं। तो स्टूडेंट, रासायनिक अभिक्रिया के चरण में कुछ पॉइंट बाकी हैं, जिनको लिखने से पहले, जिनको समझने से पहले आप 6ठे नंबर का पॉइंट आप लिख लीजिए नोट्स में। संतुलित करने के पश्चात क्रियाकारक व उत्पाद की भौतिक अवस्था। मैंने बताया आपको कि हमारे पास कार्बन प्लस ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या हुआ, CO2 बना, ठीक है। तो हमने क्या की, भौतिक अवस्था इनके पास किसमें लिखनी है, कोष्टक में लिखनी है। ये रासायनिक अभिक्रिया का चरण का कौन सा नंबर है, 6 नंबर, ठीक है। 7वां मैंने आपको बताया था कि अभिकारक व उत्पाद जलीय विलयन के रूप में हो तो उसे एक्वस लिखा जाता है, ठीक है। तो आपके पास ये कैल्शियम ऑक्साइड है, यदि जल से क्रिया करता है तो क्या बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक्वस में है, किसमें है,
एक्वस यानी जलीय विलयन के रूप में उपस्थित है। ठीक है, और बाकी जो पॉइंट है वो हम देखते हैं। फ्रेंड, 8 नंबर का पॉइंट रासायनिक अभिक्रिया के चरण में आप लिखिए, उत्क्रमणीय अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होती है। तो चिन्ह कौन सा यूज करना है, आगे भी जा रही है यानी एक ऊपर और एक नीचे, यानी ये जो चिन्ह है ये किसका है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो 9 नंबर का पॉइंट है वो मैंने आपको समझा दिया था कि यदि किसी अभिक्रिया को कंप्लीट होने के लिए कुछ ताप और कुछ दाब चाहिए तो वो कहाँ लिखना है, तीर के निशान के ऊपर। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है N2+3H2 यानी अमोनिया निर्माण की जो विधि है, इसमें 773 केल्विन ताप की आवश्यकता होती है और 200 एटीएम दाब की आवश्यकता होती है। तो ये ताप और दाब हमने कहाँ लिखा, ये तीर के निशान के ऊपर लिखा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, यानी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है ये हम समझते हैं। तो स्टूडेंट आप समझिए ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी क्या है। ऊष्माक्षेपी, ठीक है, और ऊष्माशोषी। ठीक है, अब आप देखिए ऊष्मा यानी ऐसी अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, यानी अभिक्रिया कंप्लीट होने के बाद भी ऊष्मा क्या होती है, बच जाती है, जो कहाँ चली जाती है, वायुमंडल में चली जाती है, किसी भी काम में यूज ली जाती है। वो क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, और ऐसी अभिक्रिया जिसको कंप्लीट करने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ती है, यानी ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, उसे क्या बोलता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, एक बार फिर समझिए, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, उसे क्या बोला जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, उसे क्या बोला जाता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अवशोषण होता है तो ऊष्माक्षेपी में ऊर्जा का निशान क्या होता है, उत्पाद की तरफ माइनस होता है, और जो ऊष्माक्षेपी है इसमें क्या होता है, प्लस होता है, किधर की तरफ, उत्पाद की तरफ। यदि ऊष्मा उत्पाद की तरफ है तो वहां पर ऊष्मा पॉजिटिव होगी। ठीक है, ऊष्मा। तो स्टूडेंट रासायनिक अभिक्रिया के चरण में आपका 10 नंबर का जो पॉइंट है वो आप देखिए, ऊष्माक्षेपी क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, यानी ऊष्मा बाहर निकलती है, उसे क्या बोलता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोला जाता है। ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, यानी अभिक्रिया को कंप्लीट कराने के लिए हमें ऊष्मा बाहर से देनी होती है, उसे क्या बोलता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, यानी ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए उत्पाद के साथ, किसके साथ, ये तो अभिकारक है और ये क्या है, उत्पाद, हर एक वर्ड पर ध्यान देना है। उत्पाद के साथ क्रमशः धन व चिन्ह लगाकर ऊष्मा की मात्रा को लिखा जाता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है N2+3H2 तीर का निशान रिएक्शन बोला जाता है, इसे क्या बोलता है, रिएक्शन हो रही है प्राइस ऑफ NH3। ठीक है, तो यहाँ पर 10.5 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊष्मा क्या होती है, निकल रही है, यानी ऊष्मा का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है तो उत्पाद की तरफ पॉजिटिव चार्ज में आएगी, ये बात ध्यान रखना। यदि ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है तो उत्पाद की तरफ पॉजिटिव चिन्ह के साथ वो हमेशा लिखी जाती है। ये हमें रासायनिक अभिक्रिया चरण में बोला गया है। ठीक है, उसके बाद यदि ऊष्मा क्या हो रही है, ऊष्मा हम अभिक्रिया को दे रहे हैं, ऊष्मा अभिक्रिया को दे रहे हैं, तो वो दी गई ऊष्मा किस में लिखी जाएगी, माइनस के चिन्ह में, किस तरफ, उत्पाद की तरफ। और ऊर्जा वही है -21.6 किलो कैलोरी प्रति मोल की ऊष्मा यदि हम देंगे तो यह अभिक्रिया क्या होगी, कंप्लीट होगी। यदि हम ऊष्मा नहीं देंगे तो अभिक्रिया कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, तो लास्ट जो पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया चरण में वो हम देखते हैं। तो स्टूडेंट लास्ट पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया के चरण का, वो आप देखिए, अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक को तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। उत्प्रेरक क्या होता है, ये जब हम इसी चैप्टर के अंदर उत्प्रेरक टॉपिक पढ़ेंगे कैटलिस्ट, वहां मैं आपको समझाता हूँ। फिर भी एक बात समझ लीजिए, उत्प्रेरक वह पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को क्या होते हैं, बढ़ा देते हैं, उसे क्या होता है, उत्प्रेरक बोला जाता है। ठीक है, तो क्या है, अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक को तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। जैसे आपको ये जो रिएक्शन दी है इसमें क्या हो रहा है, एथीन का हाइड्रोजनीकरण हो रहा है निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, आपके पास क्या बन रहा है, एथेन बन रहा है। ठीक है, आपको ये नाम नए लग रहे होंगे, एथीन,
और एथेन, ठीक है। लेकिन जब हम पढ़ेंगे चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक, तब इसको एथीन क्यों बोलते हैं, इसको एथेन क्यों बोला जाता है, वो मैं आपको वहां पर समझा दूंगा, ठीक है। यानी हमने रासायनिक अभिक्रिया के चरण में 11 पॉइंट पूरे लिख लिए हैं, वो आपको वर्बली याद होने चाहिए, ठीक है। वो कैसे याद करने हैं वो मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट, रासायनिक अभिक्रिया के चरण हमने 11 लिखे हैं, उनको आपको शॉर्ट में कैसे याद करना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। हमारे पास पहला नंबर का जो पॉइंट था वो क्या था कि क्रियाकारक, वो क्रियाकारक से उत्पाद की ओर तीर का निशान। यानी आप ध्यान रखना कि आपको याद होना चाहिए कि पहला जो पॉइंट है वो तीर से रिलेटेड है, यानी इधर तीर के इधर क्या होगा, क्रियाकारक होगा, और तीर के उधर क्या होगा, उत्पाद होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारे पास था, यदि 2 या 2 से अधिक क्या हो, क्रियाकारक वो उत्पाद हो, तो उनके बीच प्लस का चिन्ह लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर तीर के नीचे क्या आएगा, प्लस का निशान आएगा। तो आपको याद होना चाहिए कि 2 या 2 से अधिक क्रियाकारक वो उत्पाद होंगे तो उनके बीच क्या होगा, प्लस का निशान होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर का पॉइंट था कि द्रव्यमान संरक्षण। क्या लिखना है आपको, द्रव्यमान संरक्षण, यानी रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान हमेशा क्या होता है, संरक्षित रहता है, ठीक है। चौथा पॉइंट है, यदि अभिक्रिया अनबैलेंस है यानी असंतुलित है, कैसी है, असंतुलित है, तो उसको क्या करना है, संतुलित करना है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो उपस्थित परमाणु है वो अनबैलेंस है, तो उनको बैलेंस करना है, ठीक है। बैलेंस करने के लिए कौन सी विधि, हिट एंड ट्रायल विधि। कौन सी विधि, हिट एंड ट्रायल विधि, यानी जिसे अनुमान विधि बोला जाता है, ठीक है। और अनुमान विधि में क्या होता है, कार्बन व हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य परमाणु को सबसे पहले संतुलित किया जाता है, ठीक है। ये हमने 5वां पॉइंट लिखा। छठा पॉइंट जो था, छठा पॉइंट हमारा आ जाना चाहिए कि हम हर एक पदार्थ की लिखे भौतिक अवस्था कोष्टक में, यानी कोष्टक में हम क्या लिखे, ठोस है तो ठोस, द्रव है तो द्रव, और गैस है तो गैस, ठीक है। सातवां हमारे पास जो पॉइंट था, वो सातवां पॉइंट हमारे पास था कि यदि कोई पदार्थ जलीय विलयन के रूप में उपस्थित है, ठीक है, कोई पदार्थ किसके रूप में, जलीय विलयन के रूप में उपस्थित है, तो वहां क्या लिखा जाता है, एक्वस लिखा जाता है, ठीक है। ये 7वां हो गया। 8वां पॉइंट हमारे पास उत्क्रमणीय अभिक्रिया का जो निशान है वो कैसा होता है, ऐसा होता है। 9वां जो हमारे पास पॉइंट है, यदि किसी भी अभिक्रिया को कंप्लीट करने के लिए ताप और दाब की आवश्यकता होती है, तो तीर के निशान के ऊपर यहाँ ताप और दाब यानी प्रेशर लिखा जाता है, ठीक है। 10वां हमारे पास हमने देखा कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया जो है उसमें जो ऊष्मा निकलती है उत्पाद की ओर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के रूप में लिखी जाती है। और 11वां जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, यदि किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक यूज हुआ है तो उस उत्प्रेरक को कहाँ लिखा जाता है, तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई अभिक्रिया में भी उत्प्रेरक यूज हुआ तो मैं तीर के निशान के ऊपर लिख दिया। तो आपको ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से ही माइंड के अंदर याद करना है। ये आपको शॉर्ट पेज में याद करने का बिल्कुल बेस्ट तरीका है। यदि आप ऐसे करेंगे तो मैं बोल रहा हूँ कि आपके हर चैप्टर में पूरे में से पूरे आएंगे। इसकी गारंटी कौन दे रहे हैं, प्रदीप सर आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो आज का दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं इस बुक का, जो है हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके प्रकार। तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है वो आप लिखिए। रासायनिक अभिक्रिया यानी किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार समझिए आप, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, तो यहाँ लिखना टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है। अब आप देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में पहली जो अभिक्रिया होती है, पहले टाइप की रासायनिक अभिक्रिया, उसका नाम है संयुग्मन या योगात्मक। संयुग्मन या योगात्मक, पहले आपको नाम याद करना है, ठीक है। बिल्कुल नोट नहीं लेना कि रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहला नाम होता है संयुग्मन या योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है विस्थापन अभिक्रिया, यानी दूसरे नंबर क्या आती है, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, ठीक। इसके बाद आपके पास तीसरा आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। चौथा आपके पास होता है अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। पांचवा आपके पास होता है मंद एवं तीव्र अभिक्रिया, और छठा आपके पास होता है उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। तो स्टूडेंट, हम समझते हैं संयुग्मन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। नाम से लिखा हुआ है संयुग्मन या योगात्मक, ठीक है। यानी हमारे पास दो अभिकारक है A प्लस B, ठीक है। यानी 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर क्या करते हैं, एक नया उत्पाद बनाएंगे, ठीक है। तो एकल नए उत्पाद का निर्माण करते हैं
केवल एकल नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? संयुग्मन या योगात्मक अभिक्रिया। एक बार फिर समझिए, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर जब नए एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं या नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? संयुग्मन या योगात्मक अभिक्रिया। अब आप इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए जो हम आगे समझेंगे, ठीक। उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन यानी आप जा रहे हो विस्थापन यानी अपना स्थान बदल लेंगे, यानी अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु से क्या हो जाएगी? प्रतिस्थापित हो जाएगी, ठीक है। द्विविस्थापन यानी विस्थापन क्या होगा? दो बार होगा, यानी दो परमाणु अपना स्थान बदल लेंगे, ठीक है। अब घटन अभिक्रिया। अब घटन मान लीजिए कि आपके पास है पदार्थ ए, ठीक है, ये टूट जाता है ताप की उपस्थिति में B+C में, यानी एक उत्पाद दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटना, एक उत्पाद का दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटना ही क्या कहलाता है? अपघटन कहलाता है, ठीक है। अब अपघटन कितने प्रकार का होता है? पहला होता है विद्युत अपघटन, दूसरा होता है ऊष्मा अपघटन, ठीक है, और तीसरा होता है हमारे पास प्रकाश अपघटन। यानी विद्युत प्रवाहित कर देंगे तो अपघटन हो जाएगा, यानी टूट जाएगा, ऊष्मा दे देंगे तो टूट जाएगा, और प्रकाश दे देंगे तो टूट जाएगा, ठीक है। यानी अपघटन तीन प्रकार का हो गया, ठीक। इसके बाद है मंदवती अभिक्रिया। आपने देखा होगा कोई अभिक्रिया होती है फटाक से हो जाती है, ठीक है, और कोई अभिक्रिया होती है कि उनको कंप्लीट होने में साल लग जाते हैं। जैसे आपके पास एक सीधा सा एग्जांपल है, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लग रहा, आपने लोहा और पानी और ऑक्सीजन दे दी, हाथों हाथ लग जाएगा क्या? नहीं लगेगा। वो अभिक्रिया है क्या है? मंद अभिक्रिया है। वो अभिक्रिया क्या आपके पास? मंद अभिक्रिया है। उसको कंप्लीट होने के लिए समय लगता है, ठीक है। तो वहां पर क्या आपके पास? मंद व तीव्र अभिक्रिया, ठीक है। इसके बाद आपके पास हम समझते हैं उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जब हमने फिजिकल और केमिकल चेंज पढ़ा था तभी हमारे पास ये नाम आया था। तो मैंने आपको एक ही बात बोला था कि ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होती है, ठीक है, यानी क्रियाकारक से उत्पाद और उत्पाद से क्रियाकारक, तो उसे क्या बोला जाता है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोला जाता है, ठीक है। यानी ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होती है उसे क्या बोला जाता है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोला जाता है। और ऐसी अभिक्रिया जो केवल एक दिशा में होती है उसे क्या बोला जाता है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। हर एक चैप्टर ट्रिक से मैं आपको लर्न करवा दूंगा, ऐसी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। बस करना क्या है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसको आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। अभी पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हमने संयुग्मन क्या होता है समझ लिया, विस्थापन क्या होता है समझ लिया, द्विविस्थापन क्या होता है समझ लिया, अपघटन क्या होता है तीन प्रकार का, मंद और तीव्र अभिक्रिया, और उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब इसको लोग में कैसे लिखना है इसको आपको आना चाहिए, और वो कौन सिखाएगा? वो आपको प्रदीप सर सिखाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है, आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। प्रदीप कुमार राजस्थान। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों को।